हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें कि आज हम एक नया चैप्टर नंबर 12 स्ट्रेन एनर्जी या फिर रेजिलेंस स्टार्ट करेंगे। हिंदी में इसको हम विकृति ऊर्जा कहते हैं। ये हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 है। आपकी बुक में जो भी चैप्टर नंबर होगा आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आज हम इस स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर को जस्ट स्टार्ट करेंगे और बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर में कवर हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे इसका थ्योरी पार्ट टोटल कवर कर लें एंड इससे अगला जो लेक्चर आएगा स्ट्रेन एनर्जी का, उसमें हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बात करें टॉपिक्स की, केवल 4 टॉपिक है इसमें जो आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक, मेन टॉपिक है आपका स्ट्रेन एनर्जी या फिर रेजिलेंस, विकृति ऊर्जा। अब इस स्ट्रेन एनर्जी के अंदर सब टॉपिक है बहुत सारे जो मैंने आपको यहाँ नहीं लिखे। मतलब स्ट्रेन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी का मान कैसे निकालते हैं, इसमें लोडिंग कंडीशन आएंगी, ग्रेजुअल लोड के अकॉर्डिंग हम मान कैसे निकालेंगे, सडन लोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे वैल्यू को, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी इन शियर देखेंगे, बेंडिंग में अलग अलग केस देखेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सिर्फ मैंने यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी लिख दिया है, इसके अंदर सब टॉपिक पढ़ेंगे आप, ठीक है। देन आफ्टर 3 आपकी ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, प्रूफ रेजिलेंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस और प्रूफ स्ट्रेस। तो इस तरह से मेन 4 टॉपिक है और बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपके एग्जाम में 5 नंबर का, एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चलिए स्ट्रेन एनर्जी को समझिएगा। मैंने हालांकि थ्योरी इसकी पहले लिख दी है थोड़ा टाइम बचाने के लिए, लेकिन पहले समझेंगे, बाद में आप थ्योरी को रीड करना। आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं सभी टॉपिक्स को। सबसे पहली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए स्ट्रेन एनर्जी या फिर दूसरा नाम इसका रेजिलेंस, स्ट्रेन एनर्जी या रेजिलेंस। चलिए अब समझिए ध्यान से, ठीक है। इस थ्योरी को बाद में रीड करना, पहले समझ लीजिए आप। विकृति ऊर्जा है, दिख रहा होगा इतना, ये विकृति ऊर्जा लिखा है, ठीक है, विकृति ऊर्जा। अब देखिए, जैसे आपने यहाँ पर कोई एक बॉडी बना ली, सपोज ये कोई एक डायग्राम बना दिया, कोई भी बॉडी है ये, ठीक, ऐसे इसकी जो लंबाई है स्टार्टिंग में वो L है। सुनेंगे ध्यान से, आपको बिल्कुल आसानी से समझाएंगे बहुत सिंपल वे में। आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, आप फोर्स कह दीजिए या फिर आप लोड कह दीजिए, ठीक है। मैं F से डिनोट कर रहा हूँ, आप इसको F से या फिर W से या फिर P से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने फोर्स लगाया। अब ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को खींचने का कार्य कर रहा है, इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। सपोज खींचने से इसकी लंबाई बढ़ गई, ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ गई। कितनी लंबाई बढ़ गई, हमने मान लिया सपोज यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई डेल्टा L बढ़ गई इसकी, ठीक है। लेंथ में जो इंक्रीजमेंट हो गया वो डेल्टा L हो गया, इलोंगेशन भी कह सकते हैं आप इसको, डेल्टा L लंबाई बढ़ गई। इतना तो आप सब समझ पा रहे हैं। अब हम सब ने पढ़ा है क्या, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, मतलब वर्क डन भी एक तरह की एनर्जी होती है। तो जब हम इस बॉडी पर ये फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ वर्क किया जाएगा, तो वह वर्क ही इसमें एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। किसके, एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इस बल के द्वारा इस बॉडी पर किया गया कार्य जो कि इसमें एक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। और कहाँ तक होगा स्टोर, इलास्टिक लिमिट तक। कहाँ तक होगा, इलास्टिक लिमिट तक, प्रत्यास्थता सीमा तक स्टोर होगा सिर्फ। तो उसको कहेंगे हम क्या, स्ट्रेन एनर्जी, इसको कहेंगे स्ट्रेन एनर्जी। क्योंकि देखो इस बॉडी में स्ट्रेन आ गई ना, डेल्टा L अपॉन L, हमने पढ़ा विकृति होती है। तो इस फोर्स के द्वारा इसमें स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है और स्ट्रेन उत्पन्न हो रही है फोर्स के द्वारा, तो ये स्ट्रेन एक एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाती है, जिसको हम क्या कह देंगे, स्ट्रेन एनर्जी कह देंगे। समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब देखिए थ्योरी पढ़ेंगे, आपको ईजिली समझ में आएगा। पहले थ्योरी पढ़ी, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी एक बार दिखा दूंगा निकाल के। किसी पदार्थ में विकृति के रूप में एकत्रित ऊर्जा को या फिर कार्य को विकृति ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, तो विकृति के रूप में यानी स्ट्रेन के रूप में जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, विकृति ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंदर, कहाँ, इलास्टिक लिमिट तक ना, प्रत्यास्था सीमा के अंदर पदार्थ को दी गई ऊर्जा विकृति ऊर्जा के बराबर होती है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हो गई सिंपल सी, इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं आप। एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो जाती है
डेवलप्ड इन द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक, इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी, इसे हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा, स्ट्रेन एनर्जी को हमने यू से डिनोट किया है ना, तो यू बराबर जो आता है फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, जस्ट अभी आपको बताया, स्ट्रेन एनर्जी होती है वर्क डन के बराबर होती है। स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी जो यू है किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर, किया गया कार्य, वर्क डन। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी हमारी वर्क डन के बराबर होती है। और यही नीचे लिखा हुआ है, किसी पदार्थ में एकत्रित ऊर्जा लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। किसके, कार्य के बराबर होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाई द अप्लाइड लोड इन स्ट्रेचिंग द बॉडी। मतलब किसी भी अप्लाइड लोड के कारण जो कार्य किया जाएगा किसी बॉडी पर, वह जिस ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है वही क्या होती है, हमारी स्ट्रेन एनर्जी होती है। तो ये वाली डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिस पर 3 स्टार बने हुए हैं, इसको आप जरूर याद कर लें। यानी हम किसी भी बॉडी पर कार्य करेंगे तो मतलब किसी बॉडी पर बल लगाएंगे तो उस बल के द्वारा कार्य किया जाएगा, तो वह जो कार्य किया जा रहा है ना, वही स्ट्रेन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है बॉडी में। तो हमने क्या लिखा, स्ट्रेन एनर्जी यू बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है। और वर्क डन का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, किया गया कार्य, वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम सब ने पढ़ा है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है ना। बल यहां पर हम लेते हैं नेट फोर्स। कैसा फोर्स लेते हैं, नेट फोर्स या फिर मीन फोर्स कह दीजिए, नेट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां पर क्या आएगा आपका, औसत बल गुणा में विस्थापन। लिख सकते हैं आप इस तरह से, किया गया कार्य बराबर औसत बल गुणा विस्थापन। अब जब हम u का फॉर्मूला निकालेंगे तो इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे, नेट फोर्स की वैल्यू रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखेंगे, और हमें इजीली क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो एक तो आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए, और जो आपके सामने छोटे छोटे 2 फॉर्मूले लिखे हैं इनको याद करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे साइड में। अब मैं आपके सामने वैल्यू निकाल करके दिखाता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको पहले नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे रफ कर सकूँ। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हम अलग अलग केस पढ़ेंगे स्ट्रेन एनर्जी के। ठीक है, अलग अलग केस पढ़ेंगे जिसमें कि हम स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहला केस, केस 1, ऐसे लिख लीजिएगा, केस 1। फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन पहला केस रहेगा हमारा, व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली, व्हेन लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। ठीक है, आप कह सकते हैं जब भार धीरे धीरे लगा हो। ग्रेजुअली मतलब होता है बेटा धीरे धीरे, धीरे धीरे लगा हो। जब हम लोड कैसे लगाएंगे, ग्रेजुअली लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे। धीरे धीरे लगाने का मतलब क्या है, तो यहां पर देखिए हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल रहे हैं। स्ट्रेन एनर्जी U बराबर, आपको फॉर्मूला बताया था, U बराबर क्या होगा, वर्क डन होगा, वर्क डन यानी किया गया कार्य। तो हम यहाँ पर U बराबर क्या लिख सकते हैं, U बराबर वर्क डन का फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा है, नेट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे लोड का मतलब हो गया, ध्यान से सुनेंगे। इधर तो हमने ले लिया लोड लगा रहे हैं, इस साइड को हम क्या ले रहे हैं, लोड। इधर तो हम लोड ले रहे हैं, इधर देख रहे हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर इलोंगेशन से दर्शा रहा हूँ। किससे, इलोंगेशन से, लंबाई में वृद्धि, या फिर मतलब जैसे हमने बल लगाया किसी बॉडी पर, लाइक डेट ये कोई बॉडी है, हमने इस पर बल लगा दिया और ये बॉडी यहाँ से चल के इधर आ गई, तो क्या हुआ, इस बॉडी में यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी, तो विस्थापन होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यही हमने क्या किया, जब इसको खींचा पकड़ के, तो इसमें क्या हो गया, स्ट्रेच हो गई, खिंच गई डेल्टा लंबाई तक, तो जो इलोंगेशन है वही तो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलिए क्लियर है ना ये चीज़। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक तो लोड ले लिया, दूसरा इलोंगेशन ले लिया इस साइड में। इलोंगेशन मतलब लंबाई में वृद्धि।
ग्रेजुअल लोडिंग का मतलब होता है डियर धीरे धीरे लोड लगा रहा है, मतलब शुरुआत में हमने कोई लोड नहीं लगाया, स्टार्टिंग में लोड जीरो था। जब लोड जीरो था तो पदार्थ की लंबाई में भी कोई वृद्धि नहीं हुई, पदार्थ भी ऐसे ही था सेम। अब धीरे धीरे हम लोड की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम लोड कहाँ तक ले गए, सपोज हम यहाँ तक ले गए लोड को, यहाँ तक। तो जब हमने लोड आगे बढ़ाया, लोड मतलब इस बल की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साथ में लंबाई भी बढ़ रही है, तो लंबाई बढ़ रही है मतलब इधर को ये बढ़ गया लंबाई, ठीक है। और ये इस तरह से करते करते इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो एक पॉइंट मिलता है आपको, ये वाला जो कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट होता है। तो यहाँ से आता है कि एक सीधी रेखा बन जाती है इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, इलास्टिक लिमिट पॉइंट, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है ये। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये तो इलोंगेशन हो गया डेल्टा एल, ये हमारा फोर्स हो गया एफ, ठीक है। ये डेल्टा एल है और ये एफ है। तो डेल्टा एल और एफ के बीच में एक ग्राफ बन रहा है, डेल्टा एल और एफ के बीच में क्या बन रहा है, एक ग्राफ बन रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे ना तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, इस वर्क डन के बराबर ही आ जाएगा। हालांकि हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे सेम आएगा। ये जेई में क्वेश्चन पूछा गया था, जो स्ट्रेन एनर्जी होती है ग्रेजुअल लोडिंग के कारण, उसमें जो ग्राफ बनता है वो किस किस के बीच में बनता है, तो अप्लाइड लोड और इलोंगेशन के बीच में बनता है ग्राफ, स्ट्रेन एनर्जी के लिए, ठीक है। प्रूफ रेजिलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा हूँ अभी। तो U बराबर क्या होगा, देखिए नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, शुरुआत में फोर्स जीरो था, बाद में हो गया F, तो 0 + F/2 कर देंगे, एवरेज फोर्स यही तो आएगा। इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसमें, डेल्टा एल हुआ है, डेल्टा एल। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ से हम जानते हैं डेल्टा एल का फॉर्मूला, ये हो गया F/2 इंटू में डेल्टा एल का फॉर्मूला FL/A होता है, ये हमने पढ़ा है फॉर्मूला, सोम के इलोंगेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। F और F का गुणा कर दीजिए, F² हो जाएगा बेटा। F से भी दर्शा सकते हैं इसको, आप P से भी दर्शा सकते हैं। तो ज़्यादातर बुकों में P से डिनोट किया जाता है, मैं P लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप भी P कर लीजिएगा इसको, ज़्यादातर बुक्स में इसको P दे रखा होता है, P या फिर W, तो P कर लीजिए। P यहाँ पर फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है P, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं उससे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो P और P का मल्टीप्लाई कर देंगे आप आपस में, क्या हो जाएगा, तो U बराबर आपको मिल जाएगा P² L/2AE। बोलिए इतना क्लियर है, क्या मिलेगा, P² L/2AE। ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हो गया जब आपने ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई किया था। ये ग्राफ बना लीजिए। आप कहेंगे सर इससे बता दीजिए, इससे आप कैसे निकाल के बता रहे थे, देखो इससे भी देख लो, आप आराम से बता सकते हैं। इससे क्या, अभी आपको क्या बताया था मैंने, लोड और इलोंगेशन का एरिया निकाल दो, इस ग्राफ का एरिया। जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो आप क्या बताएंगे, त्रिभुज बन रहा है 1/2, आधार डेल्टा एल है गुणा ऊंचाई, ऊंचाई P है इसकी। तो यहाँ से भी तो यही आ गया, आप देख सकते हैं P/2 इंटू डेल्टा एल, P/2 डेल्टा एल, और यही हमारा यहाँ था P/2 डेल्टा एल, यही था ना। आगे सॉल्व करेंगे तो यही मिल जाएगा आपको। तो क्या होता है, इसके एरिया से निकाल देते हैं हम इसको डायरेक्टली। बोलिए क्लियर है ये चीज़ भी, यानी लोड वर्सेस इलोंगेशन के ग्राफ का जो एरिया होता है वो भी हमारे स्ट्रेन एनर्जी के बराबर ही होता है, जब लोड कैसे अप्लाई हो रहा हो, ग्रेजुअल लोडिंग लगी हो, ठीक है, लोड हो ग्रेजुअल। बोलिए क्लियर हुआ। अब इसका एक फॉर्मूला तो आपको ये वाला याद करना है, P² L/2AE। इसका एक और फॉर्मूला आता है, इसी को कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्मूला आता है। मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ या फिर ये एरिया वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा, इसको बना लीजिएगा आप इसको जरूर, ठीक है। आगे देखिए, अब समझते रहिए, बिल्कुल आराम आराम से समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से U बराबर हमने पढ़ा, अगर मैं इसको स्ट्रेस के पदों में लिखूँ, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये हम सब ने पढ़ा है। तो यहाँ से एरिया को इस साइड ले जाओ तो P बराबर सिग्मा इंटू A आएगा। मैं P की जगह लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू में A, यहाँ स्क्वायर है तो इस पूरे पे स्क्वायर हो जाएगा, इंटू L/2AE, ठीक है। तो U बराबर क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर आया, A स्क्वायर आया, L आया अपॉन में 2AE, ठीक है। स्क्वायर से एरिया कट गया नीचे का, AL बचा, AL, तो U बराबर सिग्मा स्क्वायर इंटू में A इंटू L को हम B कह देंगे, आयतन वॉल्यूम, आयतन बेटा वॉल्यूम, V बराबर एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा ये। तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, V लिख देंगे, V अपॉन में 2E। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया, क्लियर ना। इसी को हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, U बराबर सिग्मा इंटू में एक बार और सिग्मा इंटू में V लिख सकते हैं, अपॉन में कितना 2 है और यहाँ पर E है, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ इसको, देखो 2 लिख दिया इसके साथ, अपॉन में यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा, E लिख दिया इसके साथ, इंटू इसके साथ कुछ नहीं 1 लिख दीजिए।
मतलब जो 2 था ये यहाँ लिख दिया, ई ये। अब आप सबको पता है, क्या पता है आप सबको, u बराबर 1/2 आया इंटू में सिग्मा हमारा स्ट्रेस होता है बेटा, स्ट्रेस इंटू सिग्मा अपॉन ई आपका स्मॉल ई होता है स्ट्रेन, क्योंकि हमने पढ़ा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल टू कैपिटल ई इंटू में स्मॉल ई। स्मॉल ई को, इस कैपिटल ई को आप इस साइड ले आओ, तो सिग्मा अपॉन कैपिटल ई बराबर क्या आ गया, स्मॉल ई, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन, विकृति। ये आ गया स्ट्रेन इंटू में वी मतलब वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। क्लियर है? तो हमारा ये वाला फॉर्मूला भी होता है स्ट्रेन एनर्जी का, 1/2 स्ट्रेस गुणा स्ट्रेन गुणा वॉल्यूम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपके सामने 3 फॉर्मूले निकाल के दिखा दिए। बाकी आपका स्टैंडर्ड मेन यही है, इससे ही निकलेंगे सारे फॉर्मूले। नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है, नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल रखा, सॉल्व किया, P²L/2A ही आ गया, ठीक है, या फिर σ²B/2E। क्लियर हो रहा है इतना सभी को? बोलिए समझ आ रहा है? एक यहाँ भी निकाल दिया हमने फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है नीचे तक, इसको लिख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। हाँ क्लियर है, चलिए अब इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। व्हेन लोड इज अप्लाइड सडनली, यानी अगर सडन लोड लगा हो तो कैसे करेंगे। ग्रेजुअल लोडिंग हमने देख लिया, अब सडन लोडिंग देख लीजिए। सडन मतलब अचानक से जो लोड लगता है उसे सडन लोड कहते हैं। When load is applied suddenly, load is applied suddenly, जब भार अचानक से लगा हो, ठीक है, अचानक से लोड लगा होगा तो क्या होगा, तो हमारा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला देखिए क्या आएगा, स्ट्रेन एनर्जी U बराबर, स्ट्रेन एनर्जी U बराबर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, वर्क डन। वर्क डन बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, नेट फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि औसत कार्य गुणा विस्थापन। अब अगर आप किसी बॉडी पर मतलब अचानक से लोड लगा रहे हैं, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, आपने इस पर कोई भी लोड अप्लाई किया, सुन लीजिए, हालांकि स्ट्रेन एनर्जी में तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग का लोड लगाते हैं, ये वाला। अचानक से मतलब है आप एकदम से खींच रहे हैं इसको पकड़ के, समझ पा रहे हैं ना, एकदम से पकड़ खींच रहे हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत में लोड 0 था, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, शुरुआत में लोड 0 हो। कहने का मतलब क्या है, सडन लोडिंग का मतलब है जैसे ये कोई बॉडी रखी हुई है और अपने ऊपर से अचानक से इसके ऊपर लोड गिरा दिया, तो स्टार्टिंग में भी लोड P है और बाद में भी लोड P ही रहेगा, ठीक है। जितना लोड स्टार्टिंग में है उतना ही बाद में रहेगा, क्योंकि अचानक से लोड लग रहा है। ग्रेजुअल में क्या होता है, पहले 0 होता है, फिर धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं, P तक ले जाते हैं। सडन लोडिंग में स्टार्टिंग में भी P है और लास्ट में भी P तक ही रहेगा, वो सडन लोडिंग है इसलिए। बोलिए क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाते इसका, इसको डायरेक्ट करते हैं। तो U बराबर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में भी P बाद में भी P अपॉन 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना था, डेल्टा L। तो यहाँ से आप देखेंगे P और P मिलकर 2P हो गया, 2P अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला PL अपॉन AE, ठीक है, डेल्टा L का। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, P और P मिलके क्या हो जाएगा, P²। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं U बराबर आ गया क्या, P² L अपॉन P² L अपॉन ओनली AE। उसमें 2 आता था नीचे, इसमें केवल क्या आएगा, AE आएगा, सिर्फ AE। बोलिए समझ पा रहे हैं इतना? यहाँ पर नीचे 2 नहीं आता है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। समझ आ रहा है सभी को ये? अगर इसका दूसरा फॉर्मूला निकालना है आपको, सिग्मा के पदों में निकाल लीजिए। सिग्मा के टर्म्स में क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला देखिए, P² को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A, इनका स्क्वायर, यहाँ भी सिग्मा स्क्वायर A² कर दिया मैंने P की जगह पर, यहाँ L है, अपॉन में नीचे A इंटू L है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो U बराबर क्या आ गया, σ² इंटू AL मिलकर V हो गया, अपॉन में E। वहाँ पर नीचे क्या आता था, 2E आता था, यहाँ पर ओनली E आ रहा है। समझ पा रहे हैं सभी? यहाँ पर ओनली E आ रहा है। तो ये हो गया आपका सडन लोडिंग के कारण हो गया, ठीक है।
जब सडन लोडिंग हो तब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला U बराबर सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन ई होता है। क्लियर हुआ सभी को ये? अगर आप इसको स्ट्रेस स्ट्रेन के पदों में लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, U बराबर सिग्मा इंटू में फिर से सिग्मा अपॉन ई इंटू में V। तो यहाँ पर 1/2 नहीं आता, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, इसको स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेन, और ये वॉल्यूम आएगा। ठीक है, 1/2 नहीं आता आगे। ये चीज़ क्लियर है सभी को? बोलिए सभी को समझ आ रहा भाई इतना? ठीक है, तो ये सडन लोडिंग का केस हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 2 केस हो गए ये, अब इसको हटाते हैं और आगे देखते हैं। ये पूरा ही मिटा देते हैं। अब हमारा तीसरा केस आएगा अब इसमें। ठीक है, थर्ड केस लिखते चलिएगा, ऐसे इसी तरह से केस वाइज आप आराम से कर लेंगे सभी टाइप के। ठीक है, आपकी बुक में जितना दे रखा है वो भी और कुछ एक्स्ट्रा भी सब हो जाएगा। केस नंबर 3, तीसरा केस रहेगा हमारा यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर। अब हम शियर के कारण देखेंगे, यानी कर्तन के कारण या अपरूपण के कारण। विकृति ऊर्जा, तो हमने क्या देखा था? देखिए फॉर नॉर्मल स्ट्रेस हमने देखा, नॉर्मल स्ट्रेस के केस में, फॉर नॉर्मल स्ट्रेस के केस में हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी U बराबर स्ट्रेन एनर्जी U बराबर विकृति ऊर्जा U बराबर क्या आया था फॉर्मूला हमारा? सिग्मा स्क्वायर आया था, इंटू में यहाँ V आया था, अपॉन में 2E आया था। यही आया था ना नॉर्मल वाले में। ये हम ग्रेजुअल लोडिंग की बात कर रहे हैं, सडन लोडिंग की नहीं। अब जितने फॉर्मूले डराइव होंगे ना सब के सब ग्रेजुअल लोडिंग के हिसाब से डराइव होंगे। सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन 2 आया था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। अब देखिए फॉर, यहाँ ऐसे स्टार बना के कर लीजिएगा जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए। फॉर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बेटा शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा हमारा स्ट्रेन एनर्जी का? शियर स्ट्रेस के लिए लिख दीजिएगा कर्तन प्रतिबल के लिए विकृति ऊर्जा, विकृति ऊर्जा स्ट्रेन एनर्जी U बराबर, ये सिग्मा है नॉर्मल स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस हमारा टाउ होता है तो टाउ का स्क्वायर हो जाएगा, टाउ का स्क्वायर इंटू बी रहेगा अपॉन में 2। ये E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पर मॉडुलस, ये शियर मॉडुलस आएगा जिसे हम G से प्रदर्शित करते हैं, शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कह दो आप या फिर शियर मॉडुलस कह दो, एक ही मतलब है। बोलिए ये समझ आ रहा है? टाउ स्क्वायर बी अपॉन में 2G। यहाँ पर टाउ क्या होता है? टाउ शियर स्ट्रेस होता है बेटा, टाउ शियर स्ट्रेस होता है कर्तन प्रतिबल, और G होता है शियर मॉडुलस कह दीजिए या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपने टॉर्जन वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा ना, G थीटा अपॉन L, वही वाला G है ये। तो ये दोनों हो गए। ये आ गया आपका किसके केस में? शियर के केस में। समझ पा रहे हैं? इतना कुछ नहीं करना, सिग्मा की जगह टाउ रखना है, E की जगह G रखना है, बस, बाकी सब सेम है। इसके बाद अगला केस देखते हैं। फॉर्मूला को लिखते रहिएगा, हो सकता है इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हो आपकी बुक में, तो उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। अगला समझते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क या टॉर्जन कह दीजिए। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, स्ट्रेन एनर्जी, चौथा केस स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है मरोड़, मरोड़, मरोड़ के कारण विकृति ऊर्जा। अब मरोड़ के कारण क्या होगा? अब चूंकि हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी U बराबर जो था हमारा वर्क डन था ना, वर्क डन मतलब फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स, जो कि हमारा क्या आया था 0 + P/2, ये तो फोर्स था, इनटू में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा L था ना, ये इतना था ना। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/2
1/2 इंटू पी इंटू डेल्टा एल। बोलिए, यही तो था हमारा, समझ पा रहे हैं इतना सभी। अब हम देखेंगे क्या टॉर्जन के कारण। अब टॉर्जन के कारण यू क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा फॉर टॉर्क या ड्यू टू टॉर्क, कुछ भी कह दीजिए। टॉर्क के लिए आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेन एनर्जी U बराबर 1/2 रहेगा। बेटा इसमें तो आपने क्या लगाया था, फोर्स अप्लाई किया था, किसमें, नॉर्मल केस में। अब आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे, तो P की जगह T आ जाएगा टॉर्क। जहाँ डेल्टा एल है टॉर्क, मरोड़, किसी भी शाफ्ट में टॉर्जन होता है तो उसमें ऐंठन हो रहा है, मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर होगा, थीटा। क्या आएगा, थीटा आएगा, थीटा। इतना समझ पा रहे हैं। अब चूंकि ये आप एक इक्वेशन बना लीजिए। अब चूंकि हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है जी थीटा, सॉरी टी के पदों में लिखेंगे ना, तो टी अपॉन टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन इक्वेशन आप लिख सकते हैं मरोड़ समीकरण, टी अपॉन जे बराबर जी थीटा अपॉन एल, इतना। बाकी मैंने क्यू अपॉन आर को छोड़ दिया, ये वाला लिखा है, यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं। इन दोनों को इधर ले जाओ, जी को ले जाओ जे के पास, जी जे इधर टी एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर आ जाएगा बेटा, थीटा बराबर, ये तो इधर चला गया ऊपर, तो टी इंटू एल हो गया, अपॉन में जी इंटू जे हो गया, जी इंटू जे। थीटा को पुट कर दो ऊपर, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो u बराबर क्या निकल आएगा, 1/2 इंटू टी इंटू थीटा के प्लेस पर टी एल अपॉन में जी जे। तो यहाँ से u बराबर कितना आ गया, ऊपर हो जाएगा t² इंटू एल अपॉन में 2gj। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला इसका। बोलिए समझ आ रहा है सभी को। t यहाँ पर क्या होता है बेटा, t बराबर टॉर्क होता है, यहाँ टॉर्क मरोड़, L लेंथ है, G यहाँ पर आपको बताई दिया पीछे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, J होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्रुवीय जड़त्व आघूर्ण कहते हैं हिंदी में से। समझ पा रहे हैं सभी। तो ये मरोड़ के कारण हो गया। अब लास्ट और पांचवा केस है आपका बेंडिंग के कारण। ठीक है, बेंडिंग के कारण, और उस बेंडिंग के कारण जो पढ़ेंगे आप उसके भी सब केस आएंगे। ठीक है, उसके अंदर और भी केस होंगे। लिखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, पूरा जेई लेवल तक का बता दे रहे हैं सारा कुछ। हटाएं इसको, चलिए अब आप लिखेंगे लास्ट वाला केस, केस नंबर 5। चलिए पांचवा केस लिख लीजिए, केस नंबर 5, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग मतलब होता है नमन, नमन कह दीजिए या फिर बंकन कह दीजिए। ठीक है, नमन या फिर बंकन, यस। ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, पूरा लिख लीजिए, ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट, हटाई दे रहे पीछे, बेंडिंग मूवमेंट यानी नमन आघूर्ण के कारण, आघूर्ण के कारण विकृति ऊर्जा, विकृति ऊर्जा। अब नमन आघूर्ण के कारण क्या होगी, अब चूंकि हमने देखा था पीछे क्या, स्ट्रेन एनर्जी U बराबर क्या आया, स्ट्रेन एनर्जी, एनर्जी U बराबर था हमारा 1/2 P इंटू डेल्टा एल। ठीक है, यानी ग्रेजुअल लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो था वर्क डन। अब यहाँ से आगे देखिए, अब क्या करना है आपको, अब मूवमेंट के लिए लिखना है, यहाँ लिख लीजिएगा फॉर बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट यानी नमन आघूर्ण के लिए स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी U बराबर 1/2, जैसे हमने टॉर्जन में टॉर्क की वैल्यू T लिखी थी P की जगह, यहाँ मूवमेंट में बेंडिंग मूवमेंट M लिखेंगे। यहाँ डेल्टा L है, डेल्टा L की जगह थीटा आएगा, क्योंकि मूवमेंट में भी एंगुलर होगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। सपोज इक्वेशन फर्स्ट है,
अब यहाँ थीटा आपका एंगल होता है, आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ये बोलिए सबने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे थीटा इक्वल टू, थीटा एंगल हो गया, आर्क हमने ले लिया, सपोज चाप हमारा एल लंबाई का है, ठीक है, एल लेंथ का आर्क है, रेडियस यहाँ पर क्या है, आर है। इतना समझ पा रहे हैं सभी, इतना समझ आ रहा है। एंड आगे लिख देखिए, एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हमने आर की वैल्यू देखी है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर होता है ना, इस आर को निकालिए यहाँ से आर निकाल लीजिए, या फिर आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, एक ही मतलब होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से आर निकालेंगे, इसको इधर ले गए, इसको इधर, ई आई एम आर इक्वल टू ई आई, यहाँ से क्या हो गया, एम आर इक्वल टू ई आई, यहाँ से हो गया बेटा एम आर यानी इक्वल टू ई आई, और अपॉन में ले आएंगे एम को, ई आई अपॉन एम, इसको यहाँ रखिए पहले आर के प्लेस पर, जब यहाँ रखेंगे ऊपर इसको आप यहाँ रखेंगे, थीटा निकल आएगा यहाँ से। आप चाहें तो इसको इक्वेशन 2 बना सकते हैं, इक्वेशन 2 समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पुट कर दीजिए, किसमें, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखिए इसको आर के प्लेस पर। तो थीटा बराबर क्या आएगा, एल अपॉन में आर की जगह पर बेटा ई आई अपॉन एम होगा, इस एम को ऊपर ले जाओ यहाँ से, तो थीटा बराबर आ गया, ऊपर आ गया एम इंटू एल अपॉन में ई इंटू आई। इसको पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट, जब इसको इक्वेशन फर्स्ट में थीटा के प्लेस पर लिखेंगे तो u बराबर क्या आएगा, 1/2 इंटू एम इंटू में यहाँ एम इंटू एल अपॉन ई आई, एम और एम स्क्वायर हो जाएगा। तो u बराबर फॉर्मूला आ गया निकल के, u बराबर एम स्क्वायर एल अपॉन 2EI, एम स्क्वायर एल अपॉन 2EI। क्लियर है सभी को, फॉर्मूला समझ आ रहा है। पहले हमने ये लिखा इसके अकॉर्डिंग, पी की जगह पर एम, इसकी जगह पर थीटा, थीटा की वैल्यू निकाली, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क एल लेंथ का लिया, रेडियस आर थी, रेडियस आर की वैल्यू निकालने के लिए बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ले लिया हमने, ये वाला, यहाँ से आर निकाला, इसको पुट कर दिया आर की जगह पर, थीटा निकल आया, थीटा को फर्स्ट में रखा, यू निकल आया। एक तो फॉर्मूला आपको यू का ये आ गया। अब हम जब बीम के केस में करेंगे ना, अलग अलग कंडीशन देखेंगे बीम की, तो उस केस में इसका फॉर्मूला इंटीग्रल की फॉर्म में हम लिखते हैं। हटा रहा हूँ मैं ऊपर से, यहाँ से हटा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन आप यहाँ पर, क्या, फॉर कंडीशन ऑफ बीम, फॉर कंडीशन ऑफ बीम, यानी बीम की स्थिति में। अब बीम की स्थिति के लिए देखिए, बीम की स्थिति के लिए क्या होगा, ये फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का चेंज हो जाता है। स्ट्रेन एनर्जी U बराबर, ये इंटीग्रल की फॉर्म में आता है बेटा फॉर्मूला, तो यहाँ पर 1/2EI आएगा, 1/2EI इंटीग्रल ऑफ, इधर एम स्क्वायर है ना, तो एम स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, किसके, x के रिस्पेक्ट में। अब ये l कहाँ गया, l को लिमिट में लगा देते हैं, 0 से l, 0 से l लिमिट हो जाती है, ये हमारा इंटीग्रल की फॉर्म में फॉर्मूला होता है। u बराबर 2EI, 1/2EI आ गया, ये बचा एम स्क्वायर का इंटीग्रल कर दिया, l आपका लिमिट में आ गया 0 से l। अब इस फॉर्मूले से हम बीम की अलग अलग 4 कंडीशन पढ़ेंगे। कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा हो तब क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी। कैंटिलीवर के टोटल स्पैन पर यूडीएल लगा हो तब क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी। एंड सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हो तब क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी। एंड सिंपली सपोर्टेड बीम की टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा हो तब क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला। ये 4 इंपॉर्टेंट केस हैं, जिनमें से एक केस आपके एग्जाम में पूछा गया था, और मैं आपको बता दूं कौन सा केस पूछा था, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस पूछा गया था, यूडीएल वाला। ठीक है, तो हम सभी केसेस को एक एक करके स्टडी करेंगे, ध्यान से आप लोग समझिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, पूरे को नोट कर लीजिए। चलिए, अब 5वें केस के अंदर कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन,
कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड। हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे कैंटिलीवर धारण के मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, ये है आपका पहला कंडीशन। अब इस कंडीशन का पहले बनाएंगे डायग्राम। ये बना दिया हमने कोई एक कैंटिलीवर बीम, आप सब जानते हैं इतना तो। ठीक है, मान लिया इसकी लेंथ क्या है, एल है, इसके मुक्त सिरे पर डब्लू लगा दिया आपने, कोई भी पॉइंट लोड डब्लू, क्लियर, डब्लू हो गया ये पॉइंट लोड। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर से मुक्त सिरे से, ये जो मुक्त सिरा बी है ना, ये ए है, इस मुक्त सिरे से किसी एक्स दूरी पर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक्स दूरी पर एक कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया हमने, कोई भी, सपोज सी कह दिया, कुछ भी कह दीजिए। इस पॉइंट पर, एक्स दूरी पर जो पॉइंट है ना, इस पर लेंगे मूवमेंट। यहाँ लिख दीजिए टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी, बिंदु सी पर आघूर्ण लेने पर, बिंदु सी पर आघूर्ण लीजिए तो मूवमेंट एम की वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स, बोलिए यही आएगा, डब्ल्यू इंटू एक्स। समझ पा रहे हैं सभी, ये क्या आ गई, मूवमेंट की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर सभी को। बेटा यहाँ पर साइन को कंसीडर नहीं करते, हालांकि नीचे लग रहा है नेगेटिव आना चाहिए, साइन को छोड़ देते हैं। डब्ल्यू इंटू एक्स ये आ गया, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको। ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, तो u बराबर कितना है, 1/2EI इंटीग्रल ऑफ 0 से L इंटू एम के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा, m के प्लेस पर w इंटू एक्स, तो w इंटू एक्स, इसका स्क्वायर है इंटू में dx। समझ पा रहे हैं, w का स्क्वायर, इसको बाहर ले आइए तो u बराबर आ गया कितना, w का स्क्वायर आ गया बाहर, अपॉन में 2EI, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का समाकलन आप सभी जानते हैं, x की पावर 3/3 होता है, 0 से L हो गया। यहाँ पर पुट कीजिए x के प्लेस पर L, तो u बराबर क्या हो जाएगा, w स्क्वायर L की पावर 3। बेटा ये u पॉइंट लोड है, ठीक है, कैपिटल W सही है, हमें लगा UDL तो नहीं गई, स्मॉल w लेते हैं उस केस में। ये हो गया इतना, यहाँ 3 आएगा नीचे, तो 3 का 2 में गुणा कीजिए, 6 हो गया, 6EI। ये पहली कंडीशन का फॉर्मूला आ गया, w स्क्वायर L की पावर 3/6EI। जब 0 रखेंगे तब तो 0 ही हो जाएगा, लिमिट रखना आता है ना, यहाँ पर आपने L रख दिया, L की पावर 3/3 होगा, 3 दूनी 6 हो गया, इधर L की पावर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया पहला कंडीशन का फॉर्मूला, एकदम राइट आंसर आ रहा है। इसको याद रखिए, सब कंडीशंस पूछी जाती हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कीजिए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, लिख लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन रहेगी कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल एट टोटल लेंथ कह दीजिए या होल स्पेन कह दीजिए, संपूर्ण लंबाई पर संवितरित भार लगाए किसी भी कैंटिलीवर बीम की। तो यहाँ पर संवितरित भार लगा दीजिए बेटा, संवितरित भार, यूडीएल लगाना आता है ना, इस तरह से यूडीएल, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी भी कितनी है, यहाँ पर स्मॉल w रहेगा, आप किलो न्यूटन पर मीटर में लिख देना या न्यूटन पर मीटर में। यहाँ भी सेम आपने पॉइंट कंसीडर कर लिया, कोई सी पॉइंट, और यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली x मान ली, कितनी है x, और इस x दूरी पर आप लेंगे बेटा मूवमेंट, ठीक है। x दूरी पर मूवमेंट लेंगे तो क्या आएगा इसका मूवमेंट, देखो यहाँ तक का लेंगे तो यहाँ तक का टोटल लोड w इंटू एक्स होगा, टोटल लोड w इंटू एक्स होगा, w इंटू एक्स, इंटू में दूरी हमेशा हम आधी लेते हैं सेंटर तक की, यहाँ तक का लोड ले रहे हैं तो w इंटू एक्स लोड हो गया, आधी दूरी x की आधी, x/2, ठीक है, केवल इतनी दूरी तक का मूवमेंट ले रहे थे। तो क्या आ गया निकल के यहाँ से, ये wx²/2 आ गया, wx²/2, बोलिए, यहाँ से लिख सकते हैं आप m बराबर आ गया स्मॉल wx²/2,
इसको पुट कीजिए फॉर्मूले में, इक्वेशन फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्ट्रेन एनर्जी यू बराबर 1/2 EI इंटीग्रल ऑफ 0 से L लिमिट m के प्लेस पे स्मॉल w x²/2 इसका स्क्वायर और इनटू में dx। क्लियर है इतना ये। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है एकदम। u बराबर देखो w का स्क्वायर हो जाएगा, इसको तो बाहर ले आए, तो स्मॉल w का स्क्वायर अपॉन में नीचे कितना है बेटा, आप 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा नहीं, 2 का स्क्वायर 4, इसको बाहर ले लो, 4 दूनी 8 हो गया 8 EI। अंदर क्या बचा 0 से L लिमिट, और अंदर सिर्फ x की घात 2 की घात 2 करेंगे, x की पावर 4 बचेगा इंटू dx। तो u बराबर आ गया बेटा स्मॉल w स्क्वायर अपॉन 8 EI और बड़ा ब्रैकेट लगा के x की पावर 4 का इंटीग्रल x की पावर 5/5, एक पावर जोड़ते हैं उतने से ही भाग कर देते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना। यस, L रखिए यहाँ पर, तो u बराबर आ गया आपका फॉर्मूला निकल के स्मॉल w L की पावर 5/5 का 8 में गुणा 8 पंजे 40 EI, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। यस कमॉन बोलिए, क्लियर है सभी को। यस 40 EI, वेरी गुड, क्लियर। स्मॉल w के टर्म्स में लिखना है इस तरह से, अगर कैपिटल W के टर्म में लिखना हो तो स्मॉल w इंटू L को कह दीजिए कैपिटल W L की पावर 4/40 EI, ठीक है। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी तरह लिख के छोड़ दीजिएगा, काफ़ी है इतना, ठीक है। स्मॉल w यहाँ पर UDL है बेटा, क्लियर ना। चलिए 2 कंडीशन हो गई, अब तीसरे आते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम के कंडीशन पर, इसको भी हटाते हैं, लिख लिया, बस करते चलिए इसी फ्लो में, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप सबके लिए थैंक यू, आपने इतना इंतज़ार किया। मॉस की क्लास काफ़ी डिले हो गई थी बीच में, बट अब रेगुलर रहेगी, आपका ख़त्म करेंगे कोर्स जल्दी, ठीक है। एक चैप्टर और बचेगा इसके बाद। यहाँ लिख लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम, कौन सी बीम, तीसरी कंडीशन, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट मिड पॉइंट यानी शुद्ध आलंबित धरण के मध्य बिंदु पर, शुद्ध आलंबित धरण के मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड लगा है। तो इस केस में क्या करेंगे, शुद्ध आलंबित धरण बनाएंगे, ये बना दी, टोटल लंबाई इसकी L हो गई, L मिड पॉइंट मान लिया C, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, मिड पॉइंट बेटा C इस पे लगा दिया, पॉइंट लोड W, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब इस साइड का L/2 है, ये इस साइड भी L/2 होगा। समझ पा रहे हैं, आप सबको इतना पढ़ाया गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर मध्य बिंदु पर W लोड लगा तो सिमेट्रिक लोडिंग कंडीशन है, इसकी वैल्यू भी W/2 आएगी रिएक्शन की वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी W/2 आएगी, यू नो वेरी वेल, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने अब यहाँ पर सेम पीछे की तरह एक नया पॉइंट कंसीडर किया, ये पॉइंट C था, ये D कंसीडर कर लिया, D, और ये जो दूरी मान ली यहाँ से यहाँ तक की कितनी मान ली बेटा, X, और इस X दूरी पर आप मूवमेंट लेंगे, ठीक है, इस X दूरी पर मूवमेंट लेंगे आप। तो लिख लीजिए यहाँ पर टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट D, बिंदु D पर आघूर्ण लेने पर, ले लीजिए W/2 इंटू एक्स हो जाएगा मूवमेंट, W बेटा कैपिटल W है, पॉइंट लोड है, W/2 इंटू डिस्टेंस x, बस इतना ही आएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ना, यहीं तक रहना है, ठीक है। इसको पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा निकल कर देखिए, u बराबर 1/2 EI इंटीग्रल ऑफ 0 से L m स्क्वायर के प्लस पे इसका स्क्वायर यानी W x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx, W का स्क्वायर अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, तो u बराबर कितना हो गया, ऊपर हो गया W का स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ आएगा, 4 का 2 में गुणा 8 हो गया 8 EI इंटीग्रल ऑफ 0 से L x की पावर 2 इंटू dx।
तो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल W स्क्वायर अपॉन 8 EI। इसका इंटीग्रल किया बेटा x की पावर 3 अपॉन 3 आया, लिमिट 0 से L रखिए यहाँ, तो 8 या 24 हो गया नीचे। तो u बराबर क्या आ गया यहाँ से W L की पावर 3 अपॉन 24 EI, 24 EI। ठीक है, कहाँ गया? क्या कह रखा? 20 से x दूरी पर आगू, ठीक आया ये 24 EI। अच्छा, एक चीज़ गलत कर दी यहाँ पर, सॉरी फॉर डैट। गलत क्या कर दिया? इस केस में जब मिड पॉइंट पर लगा है तो लिमिट आपकी L ना लेके बेटा L/2 ली जाएगी, इसलिए रॉन्ग आ रहा था ये। यहाँ पर लिमिट चेंज कर लीजिएगा। रीज़न क्या है? सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, तो हमने आधी बीम को कंसीडर किया, केवल इतने को। ठीक है, तो लिमिट को आधा लेंगे L/2। जब लिमिट को L/2 लेंगे तो यहाँ पर आपको x के प्लेस पर रखना है L/2। करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज, सॉरी फॉर डैट। देखिए W स्क्वायर अपॉन 8 EI, यहाँ पर रखेंगे L/2 तो क्या हो जाएगा? L की पावर 3 हो गया। इसको तो बाहर ले ही लीजिए, ये तो 24 कर ही लीजिए बाहर, 24। बस x के प्लेस पे L/2 रखें तो L की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 होगा ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? W स्क्वायर L की पावर 3 अपॉन में ये 8 हो गया, 24 अट्ठे कितना होता है? 8 चौक 32, 3 और 8 दूनी 16, बहुत ज़्यादा आ गया। क्या हो रहा है इसमें भाई? 96 आना चाहिए, 96 आना चाहिए। ठीक है, 96 आना चाहिए। कुछ मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? चेक कीजिए। मोमेंट ठीक लिया, वैल्यू भी सही पुट की। दो चीज़ ऐड कीजिएगा इसमें, u बराबर, एक तो आप डबल करेंगे और लिमिट को आधा लेंगे, अब सही आएगा। रीज़न क्या? सुनिए, हमने पॉइंट लोड लगाया बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी L/2 थी, लिमिट L/2 हो गई। आधा बीम इस साइड का है, सेम इस साइड की भी आधी बीम है, इसलिए इसको डबल करेंगे, अब आएगा सही। ठीक है, 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो इसको हटाइए, 2 का स्क्वायर 4 आएगा सिर्फ यहाँ। ठीक है, बाकी ये सही है यहाँ तक। यहाँ 4 कीजिए, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पर आपका ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, और ये 3 4 3 12 हो गया, 3 भी बाहर ले आए ना, तो यहाँ 12 हो गया। इसको 8 करिए, 12 8 96, ठीक आ रहा है। W स्क्वायर L की पावर 3 अपॉन 8 का 12 में गुणा कीजिए, 12 8 96 हो गया, 96 EI। कर लीजिएगा करेक्शन। ठीक है, अब सही है। W स्क्वायर L की पावर 3 अपॉन 96 EI, अब राइट आंसर आ रहा है। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना था आपको। आधी बीम थी, आधी आधी 2 पार्ट कर लिया, डबल कर दिया, लिमिट आधी ले ली यहाँ पर। अब कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी। क्लियर हुआ? अब चलते हैं किधर? UDL की तरफ चलते हैं। UDL में तो आप टोटल लंबाई पे लगाएंगे, उसमें ना तो लिमिट आधी करनी पड़ेगी आपको, ना ही 2 गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नोटेड पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, ये जो पॉइंट है हटाएं इसको। सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू, चौथा कंडीशन है ये, सब्जेक्टेड टू UDL एट टोटल लेंथ। टोटल लेंथ, अब टोटल लेंथ पर लगा दीजिए UDL। लीजिए, लगा दिया टोटल लेंथ पर UDL। यहाँ पर एक पॉइंट D कंसीडर कर लिया। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? स्मॉल w, किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्मॉल w इसकी इंटेंसिटी है। मोमेंट लेंगे D पॉइंट पर, क्या आएगा? अब देखिए, इस बार जो आपका ये रिएक्शन है चेंज हो जाएगा ना, W इंटू एल टोटल लोड होगा, तो WL/2 आएगा ये रिएक्शन। सेम ये भी WL/2 आएगी रिएक्शन। तो यहाँ पर ले रहे हैं मूवमेंट, यहाँ पर ध्यान से करेंगे इसको, ये पूरा मिटा रहे हैं बेटा, सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए
सी पॉइंट पर लेंगे मूवमेंट तो WL/2 इंटू सी तक की दूरी, मूवमेंट लिख ले रहे हैं हम, सॉरी सी, हाँ सी पे ही लेंगे, WL/2 स्मॉल WL/2 दूरी है x, माइनस में नीचे के यूडीएल लग रहा है, W इंटू एक्स तो हो गया लोड, और दूरी आधी x/2, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया निकल के, m बराबर, आप चाहे तो इसमें से W/2 कॉमन ले सकते हैं, m बराबर W/2 बाहर ले लिया, यहाँ बचा L इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ रखेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, u बराबर 1/2 EI इंटीग्रल ऑफ 0 से L, इस बार लिमिट 0 से L ही लेंगे बिकॉज टोटल लेंथ पे लगा यूडीएल, ठीक है, इंटू m के जगह पे रखेंगे आप, m स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा W/2, इसका हो गया स्क्वायर, साथ में इसका भी स्क्वायर होगा, LX माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इंटू DX, W²/4 इसको बाहर ले आएंगे तो u बराबर हो गया स्मॉल w का स्क्वायर y, 4 का गुणा कीजिए 2 में 8 EI इंटीग्रल ऑफ 0 से L लिमिट है, इस होल स्क्वायर को खोल लो a-b के फॉर्मूले से, तो LX L इंटू एक्स इसका होल स्क्वायर हो गया a² माइनस b² यानी x² का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस रहता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह L इंटू एक्स हो गया, b की जगह पर x² है, समझ आया। इसका इंटीग्रल करना है टोटल का हमें x के रिस्पेक्ट में, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्मॉल w का स्क्वायर अपॉन 8 EI और इंटीग्रल ऑफ 0 से L, ये हो गया बेटा L² x² x की पावर 4 माइनस 2 इंटू L इंटू एक्स की पावर 3, इसका करेंगे इंटीग्रल, देखिए क्या आएगा, u बराबर स्मॉल w का स्क्वायर अपॉन 8 EI, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट अभी इंटीग्रल नहीं किया ना, अब करेंगे इंटीग्रल, L² तो कांस्टेंट है, x की पावर 2 का हो जाएगा x की पावर 3/3, x की पावर 4 का हो जाएगा 5/5, x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट 0 से L पुट कीजिए, x की जगह पर हर जगह L रख दीजिए, तो स्मॉल w का स्क्वायर अपॉन 8 EI, L की पावर कितना बेटा 5 हो गया, यहाँ L रखा तो 3 और 2 5, L की पावर 5/3 प्लस यहाँ भी कितना है L की पावर 5/5 माइनस यहाँ भी 4 ये और एक ये 5, इससे ये 2 बार कट गया बेटा, 2 बार, तो L की पावर 5/2, 5/2, बोलिए समझ आ रहा है इतना। उस साइड का मिटा रहे हैं, लिख लीजिए इसको, उस साइड का मिटा रहे हैं और इसको सॉल्व करेंगे अब। देखिए क्या आ जाएगा, u बराबर w का स्क्वायर अपॉन 8, ब्रैकेट के अंदर देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, एलसीएम आएगा 30, 3 से डिवाइड किया 10 बार गया तो 10 हो गया, 10 L की पावर 5 प्लस 5 से किया 6 बार गया 6 L की पावर 5 माइनस 2 से किया 15 बार जाएगा, कितना 15, 15 L की पावर 5, सॉल्व कीजिए तो u बराबर w हो गया ऊपर स्क्वायर इंटू 10 और 6 16 में से 15 घटाओ केवल 1 बचेगा, यानी L की पावर 5 अपॉन 8 का 3 में गुणा 8 थी 24, 240 EI, ये आ गया यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी u का फॉर्मूला, ठीक है, चेक इट नाउ, यस राइट, ओके, ये आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये 4 कंडीशन थी मेन, मैंने आपको चारों कंडीशन सॉल्व करके दिखा दी। अब एक कंडीशन अगर आप अपने से लिखना चाहें क्या, कि अगर किसी भी बीम पर मूवमेंट लगा हो, बेंडिंग मूवमेंट m, तो डायरेक्ट इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो पीछे फॉर्मूला बताया था ना वो वाला निकल आएगा मूवमेंट के केस में। ये हटा दें, ये हटाते हैं, ये हटा देते हैं, मतलब मैं कहना ये चाह रहा था अगर आप 5वां केस बनाएंगे ना
जब बीम की पूरी लंबाई पर कांस्टेंट वैल्यू का मूवमेंट m लगा हो, ये m मूवमेंट लगा हो तो आप इसको ही सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। m स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ गया 2ei, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लिमिट 0 से l रखेंगे तो u बराबर m स्क्वायर l अपॉन 2ei, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था फार्मूला, इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी कुछ। मतलब अगर कांस्टेंट मूवमेंट m लगा हो किसी भी बीम पर तो उस केस में ये फॉर्मूला रहेगा आपका। ये 5वां केस कंडीशन आपकी बुक में दे रखा है ऐसा लिख करके, उसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, मेन ये 4 कंडीशन थी। तो स्ट्रेन एनर्जी वाला पार्ट तो हो गया कवर आपका पूरा, ठीक है। अब सिर्फ आपका इसमें बचा क्या है, डेफिनेशन बची हैं 2-3 छोटी छोटी। एक तो आपका प्रूफ रेजिलेंस बचा है, एक बचा है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है, और एक प्रूफ स्ट्रेस। इन तीनों की डेफिनेशन आपको और समझाता है, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। इसको हटाते हैं। चलिए समझ लेते हैं अब 2 टॉपिक और, प्रूफ रेजिलेंस और मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। बहुत सिंपल है, एक एक वर्ड आपको याद रखने हैं, उसी से सिंपल डेफिनेशन याद हो जाएंगे, ठीक है। प्रूफ रेजिलेंस यानी प्रमाण विकृति ऊर्जा क्या होती है। जब भी आपसे प्रूफ रेजिलेंस पूछेगा आप सिंपल कह दीजिएगा कि इलास्टिक लिमिट तक जितनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है वही क्या होता है, प्रूफ रेजिलेंस होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, अधिकतम विकृति ऊर्जा, इसका ही ध्यान रखना सिर्फ आपको, अधिकतम विकृति ऊर्जा, ठीक है। तो प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहे हैं सिर्फ हम यहाँ पर, ठीक है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी पदार्थ में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न हुए जितनी अधिकतम विकृति एकत्रित की जा सकती है, अधिकतम विकृति ऊर्जा, और लगा लीजिए यहाँ पर, अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है, उसे प्रमाण विकृति ऊर्जा कहते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, 1 मिनट वेट कर लो बेटा, अभी आ रहे हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विच इज विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रूफ रेजिलेंस। क्लियर। तो प्रूफ रेजिलेंस की जब भी डेफिनेशन पूछा सिंपल अपने शब्दों में लिख के आइएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन एनी बॉडी अप टू इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज प्रूफ रेजिलेंस। मतलब हो गया किसी भी पदार्थ में इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा स्टोर होती है वो होती है प्रूफ रेजिलेंस। अधिकतम विकृति ऊर्जा, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, इतना याद कर लीजिए बस, प्रूफ रेजिलेंस खत्म, ठीक है, ये हो गया। तो प्रूफ रेजिलेंस का फॉर्मूला भी वही स्ट्रेन एनर्जी वाला ही फॉर्मूला होगा, U वाला ही फॉर्मूला होगा जो क्या आया था आपका 1/2 P इंटू डेल्टा एल से आपने निकाला था, ठीक है। पी स्क्वायर आपका इस तरह आया था ना, पी स्क्वायर, या सिग्मा के पदों में बात करें तो सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन 2E, यही तो फॉर्मूला आया था निकल के ये वाला। तो जो आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला किसका रहेगा, प्रूफ रेजिलेंस का फॉर्मूला होगा। इतना क्लियर सभी को। इसके बाद बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो ये जो प्रूफ रेजिलेंस की वैल्यू आई है ना, इसको आप आयतन से डिवाइड कर दो। किससे, आयतन से। प्रूफ रेजिलेंस बट्टे आयतन, इसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ठीक है। विकृति ऊर्जा का गुणांक, तो प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, किसमें, इकाई आयतन में, यहाँ आयतन की बात कर ली ना, इकाई आयतन में बिना स्थायी विकृति उत्पन्न किए जितनी अधिकतम विकृति ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है उसे हम विकृति ऊर्जा गुणांक कहते हैं। यानी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आगे की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ये डेफिनेशन पूरी प्रूफ रेजिलेंस की है। अब इस प्रूफ रेजिलेंस में हमने इन यूनिट वॉल्यूम और इंक्लूड कर दिया तो हमारा यहाँ से मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस आ गया। मतलब जो हमारा प्रूफ रेजिलेंस की वैल्यू है ना, इसको आयतन से भाग कर दीजिए। अपनी भाषा में आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं कि प्रूफ रेजिलेंस और आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस कहते हैं। मैं 1 मिनट में इसका फॉर्मूला निकाल के दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप और देख लीजिए, अभी आपको बताया मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस अगर निकालना है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये प्रूफ रेजिलेंस, ये रहा ऊपर सिग्मा स्क्वायर बी अपॉन 2E,
इसको आयतन से भाग कीजिए तो बी से बी कट जाएगा, ये वाला क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e बचेगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e बच गया, ये वाला फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हो गया, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला हो गया। क्लियर हुआ सभी को, ये कर लेंगे इतना। ठीक है, अब प्रूफ स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो आपको हम स्लाइड में शो कर दे रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ काम आ गया है, जाना पड़ेगा। तो इसमें इतना ही था, स्ट्रेन एनर्जी में सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अगले पार्ट में हम कराएंगे। बाकी जो प्रूफ स्ट्रेस की डेफिनेशन है ये आप स्लाइड में देख देख के नोट कर लीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, प्रमाण विकृति ऊर्जा की स्थिति में पदार्थ में जितना भी स्ट्रेस उत्पन्न होता है ना, उसी को हम प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं। मतलब प्रूफ रेजिलेंस के केस में ये जो स्ट्रेस है ना, ये वाला स्ट्रेस, ये क्या होगा, आपका प्रूफ स्ट्रेस होगा। प्रूफ रेजिलेंस के केस में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है वही आपका प्रूफ स्ट्रेस होता है। समझ गए सभी, लिख लीजिएगा इसको। तो उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा आप सबको। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और भी फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।